नमस्कार दोस्तों, आपने देखा कि भारत के अंदर एक बड़ा एक बड़ा दृश्य देखने को मिला G20 शिखर सम्मेलन, जिसकी धूम विश्व भर में मची हुई है। उसको लेकर लोग तरह तरह के कयास लगाते हैं कि इसको लेकर भारत की क्या दशा और दिशा आगे होने वाली है। मेरे साथ इस समय हैं मेजर जनरल SP सिन्हा सर, जो राजनीति सुरक्षा विशेषज्ञ भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि यह जो G20 शिखर सम्मेलन था, ये सुरक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, सुरक्षा दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप G414 इंजन की बात करें जो अमेरिका से हम लोग खरीदने का प्लान बना रहे हैं, फिर ड्रोन जो रिपर है, MQ-9 रिपर ड्रोन जो अटैक ड्रोन है, तो वो भी क्वांटिटी 31 खरीदने की बात हो रही है, जिसमें से 15 जाएगा नेवी को, 8 जाएगा एयरफोर्स को, 8 जाएगा आर्मी को। उसके बाद 6G की बात हो रही है। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो सुरक्षा दृष्टिकोण से चीन को बहुत बड़ा झटका दिया जा रहा है, वो है कि भारतवर्ष मिडल ईस्ट और यूरोप का कॉरिडोर के 2 हिस्से होंगे। भारत से मिडिल ईस्ट तक वो ईस्ट कॉरिडोर होगा और मिडिल ईस्ट से यूरोप तक वो होगा नॉर्दर्न कॉरिडोर, और यूरोप के बाद कनेक्टिविटी भी हो जाएगी फिर अमेरिका तक। तो आप देखिए, ये अल्टरनेट जो BRI का अल्टरनेट मोदी जी ने ढूंढा, ये बहुत बड़ा ब्लो है चीन के लिए, और चीन को इससे बहुत झटका मिलेगा। तो ये जो हुआ है, इससे हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ेगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इजाफा होगा और राष्ट्र और सुरक्षित होगा। रूस की अगर हम बात करें तो रूस इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि इससे क्या रूस और भारत के बीच में कोई खटास आएगी। लेकिन जस्ट ही जो रूस के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि भारत से हमारी बहुत अच्छी मित्रता है। तो रूस को दरकिनार करना, इससे अलग करना, उसके साथ में चाइना को भी एक साइड में करना, तो इसकी रणनीति को आप किस नज़र से देखते हैं? जो रूस का स्टैंड होगा वो भारत के लिए क्या होगा आगे? देखो, हमने रूस को मना नहीं किया। रूस खुद ब खुद फैसला लिया कि वो नहीं आना चाहता। उसके कारण है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिया है अरेस्ट वारंट मिस्टर पुतिन के खिलाफ। दूसरी बात है कि मिस्टर पुतिन को आभास था कि जो ही वो भारतवर्ष आएंगे तो ये जो पश्चिमी देश हैं वो मुद्दा उठाएंगे यूक्रेन वॉर का, फिर पुतिन जी पर डायरेक्ट असॉल्ट करेंगे। तो मतलब जैसे खीर में कोई खटाई डाल दे तो खीर फट जाता है। तो इतने अच्छे शुभ अवसर पे जो महोत्सव का माहौल है और मोदी जी सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, एक मेजर इश्यूज़ पे अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें यदि उन्होंने सोचा, बहुत राइटली सोचा, कि यदि उनके प्रेजेंस से जो वातावरण है वो थोड़ा सा उसमें खटापन आएगा, तो ऐसा क्यों करें। यदि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं बोलूँगा कि मेरे आने से तुम्हारे घर में यदि कष्ट होता है तो मैं क्यों आऊँ। हमारी मैत्री इंटैक्ट है, दोस्ती सही जगह पे है। तो ऐसा हो जिसमें मुझे भी कष्ट ना हो और तुम्हारी भी इज्जत बरकरार रहे, और तुम जो चाहना चाहते हो मैक्रो चीज़ वो तुम हासिल करो। तो ये तो मेरा ख्याल है, ये तो दोनों का इससे हित जो है वो साध्य होता है। देखिए, जहाँ इस इतने बड़े जो अधिवेशन हुआ, इसमें देश विदेश के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पार्टिसिपेट किया और हर विषय पे बात हुई। लेकिन जब अपने देश की राजनीति की बात करें तो अखिलेश यादव ने इस पर एक तंज कसा कि G फॉर घोसी, मतलब G20 को उन्होंने घोसी चुनाव से तुलना की। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? अखिलेश यादव के ये मानसिक दिवालियापन, ये क्या? ये बहुत लो लेवल का पॉलिटिक्स है, मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं। ये इनकी सोच है, G फॉर घोसी। जस्ट बिकॉज एक इलेक्शन जीत गया तो G फॉर घोसी हो गया। अरे, राष्ट्र महोत्सव मना रहा है, भारत की छवि बढ़ रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। आज किसी प्रधानमंत्री का हिम्मत हुआ था कि इतने बड़े बड़े जो मट्ठाधीश हैं, जो हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड्स हैं, उसको राजघाट पे बुला लो और उनसे जूते उतार लो, खाली पांव चलवाओ। किसी को आज तक हिम्मत हुआ? बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने कर दिया। सब खाली पांव चल रहे थे, क्योंकि जब जाहिर सी बात है कि यदि ये महात्मा गांधी की समाधि है तो समाधि पे आप जूता पे, तो ये तो मंदिर की तरह है,
तो उसमें तो आप जूता पहन के नहीं जा सकते। तो दो ही ऑप्शन था, या तो साहस दिखाओ या बोलो ठीक है भाई जूता पहन के जाओ। जूता पहन के तो अलाउड नहीं है। उस पर भी ये लोग बवाल करना शुरू कर देते। तो इनको पेट में दर्द होता है कि ये बहाना ढूंढते हैं कि किसी न किसी तरह ये फूफा वाला रोल, किसी तरह शादी अच्छा चल रहा है तो चेन पुलिंग कर दो। मैं इससे ज़्यादा क्या टिप्पणी करूँ, बस शोभा नहीं देता इस तरह की टिप्पणी नहीं। मैं समझ सकता हूँ, आपके लायक ये टिप्पणी है भी नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी इसमें जो देखने को मिला कि भारत के अंदर आके और जिस तरह से भारतीयता को उन्होंने अंगीकार किया, जब बात भारत की होती है और भारतीयता की होती है तो हमारे सनातन संस्कृति का उससे ऑटोमेटिक कनेक्शन जुड़ जाता है। लेकिन आज इंडिया और भारत पे बहस छिड़ी हुई है। एक चीज़ बताओ कि एक आदमी है मोहन चतुर्वेदी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मोहन चतुर्वेदी उर्फ पप्पू, जी ठीक है जी। तो उसका असल नाम क्या है? मोहन चतुर्वेदी उर्फ पप्पू। तो ये दूसरा नाम है, गांव वालों ने दे दिया, दोस्तों ने दे दिया। भाई किसी आवेदन पत्र में तो ये नहीं लिखेगा ना कि उर्फ पप्पू, वो तो लिखा मोहन चतुर्वेदी। तो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। ये इंडिया नाम किसने दिया? अंग्रेजों ने। और उसको कौन माना? जवाहरलाल नेहरू माने। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि इंडिया नाम हो? क्या अंबेडकर साहब चाहते थे कि इंडिया नाम हो? क्या विवेकानंद की सोच क्या थी कि हिंदुस्तान का क्या नाम होना चाहिए? सुभाष चंद्र बोस जी की क्या सोच थी कि हिंदुस्तान जब इंडिपेंडेंट होगा तो क्या नाम होना चाहिए? तो एडवीना घुमाती थी नेहरू जी को और घूमते थे, बस उनका ये दिन नाम दिया हुआ। एक समय ये लोग कहते थे कि जो गुलामी का कलंक है उसको मिटाना चाहिए, और ये भी कहते थे, ऐसा नहीं है कि अब कहने लगे, अब इनकी धारा दूसरी हो गई। मैं तुमसे दो ही चीज़ पूछता हूँ, इनको भारत नाम से कष्ट क्यों है? जी यही तो मैं भी जानना मैं पूछना चाहता हूँ, भारत नाम से कष्ट क्यों है? यदि इतना कष्ट है तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा क्यों किया? इंडिया जोड़ो यात्रा करता। तुम्हारे दादा परदादा जो थे या दादा, वो भारत रत्न क्यों लिए? किस लिए भारत रत्न लिया? इंडिया रत्न देते, भारत रत्न क्यों? तो मतलब मोकाटेरियन, जैसे सूट करो वैसे करवा लो, भारत रत्न ले लो, भारत जोड़ो यात्रा हो गया। और अब भारत क्यों? भारत क्यों? इंडिया में क्या कमी है? इंडिया में कमी ये है, इंडिया नाम में कब कष्ट ये है कि ये गुलामों का नाम दिया हुआ है। गुलामों का नाम उठा के फेंकेंगे, हम अपनी संस्कृति के रास्ते पे जाएंगे। हमारी जो एक्चुअल पहचान है, हम अपना अंग्रेजी नाम क्यों रखें? हिंदुस्तान में नामों की कमी है क्या? और ये भारत बना कैसे? भारत एक प्रिंस थे, उनके वीरता के बारे में कहा जाता है कि वो बाघ का मुंह खोल के उसका दांत गिन लेते थे, वो इतने साहसी थे। और बाघ, हाँ, और सिंह जो गिनवाता था। तो हमारे ऐसे महान राजा हमारे थे, साहसी, शक्तिशाली, जो शेर से नहीं डरते थे, बाघ से नहीं डरते थे। उनके नाम पे भारत नाम पड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि भरत जो भगवान राम के भाई थे भरत, वो गलत है, गलत इंटरप्रिटेशन है। ये भरत प्रिंस थे। तो जो हमारे ऐसी इतिहास है, ऐसी परंपरा है, हम उनके वंशज हैं जो बाघ का दांत ऐसे मुंह खोल के गिन लेते थे। हम वो नाम रखें या एक विदेशी आके इंडिया बोल दिया हम उस रास्ते पे चलें? इंडिया जो भी अंग्रेजों का यहाँ चिन्ह है उसको हमको पूरी तरह से ध्वस्त कर देना है, मिटा देना है। मोदी जी ने क्या किया? राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया। हम अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं? जितना नया संसद भवन, सीआरपीसी, आईपीसी, सब ये सब बदल रहे हैं। हिंदुस्तान भारतीयकरण हो रहा है। मुझे समझ में कष्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है इन लोगों को? प्रॉब्लम ये है कि नहीं चाहते हैं मोदी जी एक कदम। एक्चुअली किसी ने, मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी बात कही। मोदी जी डमरू बजाते हैं और ये नाचना शुरू कर देते हैं। फिर मोदी जी डमरू बजा के साइलेंस मोड में चला जाते हैं 2 दिन। फिर 2 दिन के बाद देखते हैं अच्छा इनका डांस कम हुआ, फिर डमरू बजा देते हैं, फिर ये नाचना शुरू करते हैं। बड़े बेवकूफ़ लोग हैं, बुद्धिविहीन है। अरे पॉलिटिक्स ऐसे नहीं किया जाता है। मोदी जी को हराना है तो मोदी जी की यदि लाइन इतनी बड़ी है तो लंबा खींचो,
तुम तो निगेटिव चलते हो भाई। तुम भारत को माता को अटैक करोगे, तुमको वंदे मातरम बोलने में कष्ट है, भारत माता को अटैक करोगे, तुमको कौन वोट देगा? कौन वोट देगा? एक सवाल है सर कि जिस तरह से हम एक परिकल्पना करते थे, बचपन से मुझे एक सपना दिखाया गया कि भारत विश्व गुरु बनेगा। आज जिस तरह से विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो छवि दिखाई दे रही है या नहीं? एकदम। भारत विश्वगुरु था, 2 दिन में विश्वगुरु बन गया है। विश्वगुरु ही नहीं, मोदी जी ने कहा हम विश्वगुरु नहीं है, विश्व मित्र हैं। बिल्कुल, विश्व मित्र। बिल्कुल। गुरु मित्र में फर्क है। मोदी जी बोलते हैं हम विश्व मित्र बन गए। एक बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं कि आज तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हुआ है G20 कुछ भी जहां पे 100% कंसेसनेस हो, रजामंदी हो ड्राफ्ट स्टेटमेंट पे? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। इस बार क्यों हुआ मैं बताता हूं। मतलब मोदी जी का जो मैं स्टाइल देखता हूं ना, मुझे अपने आर्मी सर्विस की याद आती है। टोटल परफेक्शन, टोटल 1 इंच चांस लेने के लिए तैयार नहीं है, 1 इंच भी नहीं। टोटल परफेक्शन, फ्लॉलेस प्लान, फ्लॉलेस एंड रूथलेस एग्जीक्यूशन। ये मोदी जी का स्टाइल है। आर्मी में हम लोग को ऐसे सिखाया जाता था। अब क्या बताता हूं क्यों ये रजामंदी हुई या किसी ने मुंह नहीं खोला। 100 बिंदु थे जिस पे विरोधाभास था। 155 देश में 100 बिंदु थे जिसमें विरोधाभास था। तू मैं तू तो नहीं, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, इंक्लूडिंग यूक्रेन वॉर, इंक्लूडिंग रशिया। तो मोदी जी ने टीम गठन किया, शेरपा टीम बनाया। जयशंकर जी ने 4 इंडियन फॉरेन सर्विस को लोगों को दिया शेरपा टीम में। जी, जो परसेप्शन दे जी। तो मोदी जी ने स्पेशल टीम बना, इंडियन फॉरेन सर्विस से 4 अफसर गए। 200 घंटा डिस्कशन हुआ है हर एक देश के बीच में। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? ये 200 घंटा। ये 4 अफसर 5 रात से सोए नहीं, 5 रात लगातार, 200 घंटा लगातार मीटिंग चल रहा है। जो हेड ऑफ द स्टेट है वो तो घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ये फंक्शन, वो राजघाट, वो तो चल रहा है। इनकी जो बैक टीम है, जो सेक्रेटरीज हैं वगैरह वगैरह, वो तो बातचीत में लगे हैं रात भर। ये भी 4 अफसर जाग रहे हैं, वो भी जाग रहे हैं। सैटरडे को या फ्राइडे नाइट को उन सभी को सूचना दी गई कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप चाहती है कि कोई विवाद नहीं हो, विवाद को ख़त्म किया जाए। आप जो इस ड्राफ्ट में अमेंडमेंट करना चाहते हो बोलो, हम उसको इंक्लूड करते हैं, लेकिन विवाद नहीं होगा। सब मान गए, मान गए। इसीलिए एकदम कंसेंसस से पास हुआ है सब कोई ड्राफ्ट स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसके कई माने हैं। मोदी जी की आवाज़ को लोग रेस्पेक्ट देने लग गए हैं। मोदी जी की आवाज़ का जो रिस्पेक्ट दे ही रहे हैं, दूसरी जो सबसे बड़ी दिखी, जहां राजनीतिक समीकरण का इतना बड़ा चित्र देखने को मिला, वहीं भारत मंडपम से लेके पूरी दिल्ली में सनातन संस्कृति की एक झलक भी देखने को मिली। एकदम। जब मोदी जी उड़ीसा का वो दिखाते हैं चक्र, कोणार्क, और वो मिस्टर बाइडेन को ब्रीफ कर रहे हैं पीछे मुड़ के, दिस इज दिस, ब्रीफ कर रहे थे। तब नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं। मोदी जी नए हिंदू, लोग क्या समझते थे? सपेरों का देश है, हाथी रोड पे चलता है। अब मोदी जी ने कहा ये है हिंदुस्तान की तस्वीर, हम विश्वगुरु थे। चाइना से लोग नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे, बर्मा से आते थे। ये हम हैं, हमारा ये इतिहास है। जब तुम लोग, ये तो बोले नहीं होंगे लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मोदी जी नहीं बोले होंगे डिप्लोमेसी के कारण, जब तुम लोग गुफा में जंगली की तरह रहते थे, हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी हम ज्ञान देती थी 14 सब्जेक्ट पे, और भी बहुत सब्जेक्ट। तो ये मोदी जी बता रहे हैं। फिर मोदी जी बता रहे हैं देखो स्टेट वाइज स्टॉल लगाया, तो उसका क्या फायदा हुआ? उस स्टेट का फूड हैबिट्स, बिजनेस का पोटेंशियल, इससे टूरिज्म बढ़ेगा, धंधा बढ़ेगा, आर्थिक विकास होगा।
हमारी नई पहचान बनी। सबसे बड़ी नई पहचान तो भारत नाम डाल के हो गया। नहीं, वो भी तो याद है कि जब किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष कभी आते थे, वैसे आते नहीं थे, लेकिन जब कभी आते थे तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते थे वो ताजमहल लेकर जाते थे। आज हमारा प्रधानमंत्री वाराणसी लेकर जाता है। अरे मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ कि ताजमहल क्या है, लेकिन बोलूँगा नहीं, विवाद हो जाएगा, तो बोलूँगा नहीं। सब झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, सब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। लास्ट सवाल सर आपसे एक और ले लेता हूँ कि जब केरल के एक टुटपुंजिया नेता, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि सनातन संस्कृति एक जो है मलेरिया और डेंगू है, इसको समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन तब उसी के जस्ट 4 दिन बाद ऋषि सुनक वहाँ से अपनी गाड़ी लेते हैं और सीधा अक्षरधाम आते हैं और वो जिस तरह से विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। ये संदेश है, एक सीख है, एक पाठ है पूरे हिंदुस्तानियों के लिए और सनातन धर्मियों के लिए, लोगों के लिए। जो लोग कॉपी कैट करते हैं और पश्चिमी देशों का नकल करते हैं, अब बच्चों का बर्थडे बनाते हैं कैंडल फूंक के। कैंडल अग्नि एक प्रतीक है जलने का और जीवित रहने का। तुम जीवित अग्नि को, कैंडल को फूंक रहे हो, तुम अपना जिंदगी फूंक रहे हो। ये सब बकवास, ये वेस्टर्न कंट्रीज का ये सब बकवास थॉट है, ये हमारे सिस्टम में नहीं है। तो सवाल ये पैदा आता है कि सुनक जी से हम लोग को सीखने की जरूरत है। जो पश्चिमी एनवायरनमेंट में है वो सनातनी चीज फॉलो कर रहा है, और जो यहाँ सनातनी एनवायरनमेंट में है वो अंग्रेजी बोल रहे हैं। ये विरोध, ये खेल। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने कहा ये हमारा इतिहास है, हमारा ये बैकग्राउंड है, हमारा ये कल्चर है, ये आपको ये देख लीजिए, आप देख लीजिए आप, तो इसमें क्या बुराई है? चलिए, इस G20 के पूरा अगर हम निष्कर्ष निकालें तो उस पर सिन्हा सर का क्या रिव्यू है, क्या मार्क देना चाहेंगे उस पर, और आगे का भारत का भविष्य क्या होगा, आप अपने शब्दों में? मोदी जी को 100 आउट ऑफ 100। और भारत का भविष्य क्या होगा? बहुत उज्जवल। इस G20 का टेक अवे क्या है? मेरे पास 14-15 पॉइंट है, लेकिन हो सकता है मेमोरी से मैं पूरा ना बोल पाऊं। जी बिल्कुल, आप जितना याद है वो। पहला, हिंदुस्तान का सही नाम विश्व के सामने रखा, भारत, नो इंडिया। नो इंडिया, कहीं इंडिया नहीं दिखा। कहीं इंडिया नहीं, भारत सामने आ गया, इंडिया पीछे छूट गया है। आर्टिकल 1 को अमेंड करने की जरूरत है। इंडिया दैट इज भारत नहीं, इंडिया इज आउट, भारत को इन, इंडिया इज आउट। अरे फॉरेन गुलामी को उठाकर फेंको। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, तो उसके बाद ग्लोबल साउथ का रोल विश्व पटल पे, कमजोर गरीब देशों की वॉइस बन के मोदी जी उभरे हैं। सबसे मास्टर स्ट्रोक खेले हैं अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बना के, परमानेंट बना के। क्यों मास्टर स्ट्रोक क्यों है? 57 देश अफ्रीका के आज मोदीमय हो गए हैं। आप देखे थे वो जो प्रेसिडेंट है वो अफ्रीका यूनियन का, कैसे जफ्फी पारा था। मोदी जी ने बोला था कि हम तुम्हें सदस्यता देंगे, बहुत भावुक पल। उसको विश्वास नहीं हुआ होगा। मोदी जी बोल तो रहे, क्या हो पाएगा? हो गया। और अब मैं बताता हूँ कितनी, मुझे थोड़ा आइडिया है कैसे सब कुछ मैनेज किया गया, कुछ आइडिया है, लेकिन छोड़ दो, वो नहीं बोलेंगे। तीसरा, तो ग्लोबल साउथ का लीडरशिप, अफ्रीकन यूनियन का प्रेम जीत लिया, मोदीमय हो गया अफ्रीका। चाइना को पेट में लात मारा मोदी जी ने अफ्रीका को जीत के। 42 देश हैं जो BRI के चक्कर में फंसे थे, उन सब देशों को अपने पास खींच लिया। अल्टरनेट भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप कनेक्टिविटी, रेल, पोर्ट कनेक्टिविटी, फिर चीन के पेट में लात मारा। फिर पहले G20 में बात होती थी पैसा रोकड़ा, इनकम बढ़ाओ, ये कराओ। मोदी जी का नहीं, सबका साथ सबका विकास। और वही नहीं, मानव सेंट्रिक अप्रोच। आप पैसा किस लिए कमा रहे हो? तुम मान लो 10 लाख कमाते हो तो 10 लाख अपने परिवार पे खर्च करोगे ना, मानव पे खर्च करोगे ना, मनुष्य पे खर्च करोगे ना, पति पत्नी पेरेंट्स पे खर्च करोगे ना। ये पैसा किस काम का? हवा में बैंक में रखने के लिए। तो मोदी जी ने कहा मानव सेंट्रिक, इससे मानव का क्या कल्याण हो रहा है वो फोकस होना चाहिए। और मानव में भी वो गरीब देश
वो कमजोर देश, उन पर ध्यान करो, उनकी क्या जरूरत है। वसुधैव कुटुंबकम की सोच, सबका भला हो, सबका साथ, सबका विकास। और आज मोदी जी इस G20 के बाद, मोदी जी मेरा विश्वास है कि एक पिवट बन गए हैं, एक सेंट्रल फिगर बन गए हैं, फोकल पॉइंट बन गए हैं विश्व के लीडरशिप का। अब मोदी जी जब मुंह खोलेंगे पूरा विश्व सुनेगा। तो ये थे हमारे साथ मेजर जनरल एस पी सिन्हा जी, जो अपनी बेबाक राय रखते हैं हर विषय पे। अगर कोई देश से संबंधित जुड़ी बात होती है तो उस पर सिन्हा सर जो है अपना बेबाक राय रखते हैं।